हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th एसएसटी का हिस्ट्री बुक से तीसरा चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में जितना सिलेबस आने वाला है सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि सिर्फ ये टॉपिक पढ़ना है, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस टर्म का मतलब समझते हैं। प्री मॉडर्न का मतलब क्या होता है? मॉडर्न का मतलब हो जाता है आपका अभी का टाइम। ठीक है, अभी जो आप जिस समय में हम जी रहे हैं इसको मॉडर्न वर्ल्ड बोलते हैं। तो ये स्टार्ट कब हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ रफली बोल सकते हैं 19th सेंचुरी में। एग्जैक्ट टाइम तो नहीं है। मॉडर्न वर्ल्ड कब से स्टार्ट हुआ? 19th सेंचुरी में, मतलब 1801 से लेके 1900 तक। ठीक है, इस पीरियड को बोलते हैं 19th सेंचुरी, तब स्टार्ट हुआ। इसका फीचर क्या क्या था? इस समय में आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था मॉडर्न वर्ल्ड में। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इसके साथ साथ ग्लोबलाइजेशन हुआ ज़्यादा रूप में, और इसके साथ साथ कई सारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ। तो ये सब कुछ फीचर्स है मॉडर्न वर्ल्ड का। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्री मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड से पहले वाला समय, मतलब एंशियंट टाइम में क्या फीचर था और मेडिवल टाइम में। ठीक है, वो सारा चीज़ हमें इसमें पढ़ना है। देखिए, अभी जो हम टर्म सुनते हैं ग्लोबलाइजेशन, मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री से कनेक्टेड है। आज के टाइम पे आप किसी भी दूसरे देश में जाकर पढ़ सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर काम कर सकते हैं, बहुत चीज़ के घूम के आ सकते हैं। तो ये सब फीचर हम सोचते हैं कि ये सब अभी का होता है, मतलब अभी के टाइम का बात है। पहले ऐसा थोड़ी होता था कि लोग दूसरे देश में जाके पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन ये धारणा गलत है। ठीक है, इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि प्री मॉडर्न टाइम में भी, पहले के टाइम में भी, एंशियंट टाइम, मेडिवल टाइम में भी ये वर्ल्ड काफ़ी कनेक्टेड था। वही चीज़ हमें यहाँ पे समझना है। देखिए, कई सारे हमें साइंस ऐसे मिलते हैं, हिंट मिलते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में। देखिए, फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स, बहुत पहले के समय से ही ट्रैवलर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स, ये लोग काफ़ी लंबा दूरी तय करते थे और ट्रैवल करते थे नॉलेज के खोज में। एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ज्ञान लेने के लिए, अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए कि कहीं पे व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा बिजनेस करने का। प्रीस्ट ट्रैवल करते थे स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, और या फिर कई लोग ट्रैवल करते थे परसिक्यूशन से एस्केप, यानी बचने के लिए भी, यानी किसी को कोई सज़ा मिल गया है उस सज़ा से बचने के लिए भी कई लोग काफ़ी दूर दूर तक ट्रैवल करते थे। तो ट्रैवलिंग जो है, मतलब ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है। तो ये पहले भी हुआ करता था, और लोग ट्रैवल करते थे तो अपने साथ क्या क्या चीज़ कैरी करते थे? तो सामान हो गया, तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो सामान का ट्रांसफ़र हो गया, प्लस मनी। ठीक है, यहाँ पे जो करेंसी, जो नोट चलता है, वो नोट दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता था। वैल्यूज़, जो नॉलेज है, वो ट्रांसफ़र होता था। स्किल्स ट्रांसफ़र होता था। आइडिया, इन्वेंशंस, एंड इवन बीमारी भी, जर्म्स एंड डिजीजेस भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता था। ठीक है, जब लोग ट्रैवल करते थे तो ये चीज़ देखने को मिलता था। इसका एग्जाम्पल क्या है? क्या हम ऐसे ही मान लें कि बुक में लिखा हुआ है कि ट्रैवल करते थे तो हम मान लें? क्या नहीं, इसका कुछ एग्जाम्पल्स भी है। देखिए, ये साबित कैसे होता है ये बात कि पहले भी लोग ट्रैवल करते थे। एज अर्ली एज 3000 बिफोर कॉमन इरा। अभी क्या चल रहा है ये टाइम पीरियड समझ लीजिए, आपको शायद पता भी होगा, जिनको पता नहीं उनको बता देते। अभी 2024 AD चल रहा है। ठीक है, इससे पहले क्या था? 2023 था, उसके पहले 2022, 2022, ऐसे करते करते कभी ना कभी जीरो आएगा ना। तो जीरो के बाद वाला जो भी साल है उसको हम लोग AD बोलते हैं। ठीक है, या फिर कॉमन इरा बोलते हैं, CE। और जीरो के पहले वाला जो टाइम पीरियड है 1 2 3 उल्टा काउंट होगा ये। ऐसे करते करते कितना आएगा? 3000 आएगा, 3000 BCE। तो 3000 BCE कोई बोल रहा है तो कितना समय पहले बोल रहा है? अभी लगभग 2000 साल, और यहाँ पे 3000 साल, लगभग 5000 साल पहले भी। ठीक है, क्या क्या हमें चीज़ देखने को मिला था? हमें देखने को मिला था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है और जो वेस्ट एशिया है, ये लोग आपस में ट्रेड करते थे। इसका प्रूफ मिला है। तो इससे साबित होता है कि पहले भी लोग ट्रैवल किया करते थे। एक और एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है ये, फॉर मोर देन अ मिलेनिया। मिलेनिया का मतलब होता है पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। मिली मतलब 1000 होता है, और एना का मतलब होता है ईयर्स। ठीक है, एनुअल। 1000 ईयर, हज़ारों साल तक, मतलब हज़ारों सालों से जो ये जो काउडीज़ है, काउडीज़ क्या होता है? एक करेंसी है। ठीक है, वो देखने को मिला था मालदीव्स में। फाउंड फ्रॉम द मालदीव्स फाउंड देयर वे टू चाइना एंड ईस्ट। ये जो काउडीज़ है ये मालदीव्स का करेंसी था, तो ये देखने को मिला चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका में। तो मालदीव्स का करेंसी यहाँ पे पहुँचा कैसे? जरूर कोई लोग ही ट्रैवल किए होंगे, तो ये जो करेंसी है वो यहाँ पे देखने को मिला। तो आप देख रहे हैं कि जब लोग ट्रैवल करते हैं तो पैसा भी ट्रैवल करता है, सामान भी ट्रैवल करता है। ठीक है, आगे और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे।
तो ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल है कि बहुत सारे डिजीज़ भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे थे। फॉर एग्जांपल ये अगर मान लीजिए पूरा वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड के किसी एक कोने में कोई एक जगह पे यहाँ पे कोई बीमारी फैला, पता चला कि कुछ समय बाद वो बीमारी यहाँ पे भी स्टार्ट हो गया। तो ये बीमारी यहाँ से यहाँ पहुँचा कैसे? जरूर कोई इंसान ही इस जगह से यहाँ पे ट्रैवल किया होगा और वो इंसान अपने बॉडी के जरिए वो जर्म्स और डिजीज़ जो है यहाँ पे लाके छोड़ दिया। तो इससे भी साबित होता है कि प्री एंशिएंट टाइम्स में भी, मतलब प्री मॉडर्न पीरियड में भी लोग काफ़ी ट्रैवल किया करते थे। समझे कि नहीं यहाँ तक? चलिए, तो इंट्रोडक्शन में इतना ही है, आगे मूव कर जाते हैं। अगला टॉपिक जो सबसे मेन टॉपिक है, इसी से क्वेश्चन बनता है, वो है ये सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। ये सिल्क रूट है क्या? इसको आराम से समझते हैं। पहले सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि सिल्क रूट एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है क्या चीज़ का? प्री मॉडर्न ट्रेड का। प्री मॉडर्न टाइम में जो ट्रेड होता था, व्यापार होता था, और जो कल्चरल लिंक मतलब लोगों का खाना शेयर, लोगों का लैंग्वेज शेयर, ठीक है, और रिलीजन शेयर, ये सब होता है कल्चर। तो सिल्क रूट से काफ़ी अच्छा हिंट मिलता है ट्रेड का और कल्चर का एक्सचेंज का, ठीक है। वह वाइब्रेंट एग्जाम्पल है, मतलब काफ़ी जोरों शोरों से सिल्क रूट से लोग ट्रैवल करते थे। अब ये सिल्क रूट है क्या? सबसे पहले इसका नाम देखिए, सिल्क रूट। सिल्क एक टाइप का कपड़ा होता है और प्री मॉडर्न टाइम में ये काफ़ी डिमांडिंग कपड़ा था, ठीक है, काफ़ी वैल्यूएबल कपड़ा माना जाता था। तो सिल्क रूट ये हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज अलोंग दिस रूट। अब ये टर्म समझिए, वेस्ट बाउंड। अगर ये पूरा वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड को अगर बीचों बीच डिवाइड कर दे तो इस साइड का पार्ट को क्या बोलेंगे? ईस्ट बोलेंगे, और इस साइड का पार्ट को वेस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो अगर आप वर्ल्ड मैप देखें तो ईस्टर्न पार्ट में आता है चाइना, इंडिया, एशिया, ये सब आते हैं, ठीक है। तो देखिए वेस्ट बाउंड, ये सब चाइनीज सिल्क कार्गोज। इतना तो समझ में आ गया कि सिल्क कार्गो मतलब क्या होता है? सामान, ठीक है। चाहे वो सामान आप शिप के जरिए भेजा रहे हो या फिर कोई ट्रक के जरिए, एयरप्लेन के जरिए, कैसे भी कोई भी सामान अगर कहीं जा रहा है तो सामान को कार्गो बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सा सामान जा रहा है यहाँ पे? सिल्क कार्गो, मतलब सिल्क के जो कपड़े हैं, सिल्क टेक्सटाइल्स, वो चाइनीज सिल्क टेक्सटाइल है और वो कहाँ जा रहे हैं? वेस्ट बाउंड, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, समझे? ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ये सिल्क रूट नाम से समझ में आता है कि जो चाइनीज सिल्क के कपड़े जो थे वो वेस्ट की तरफ जाते थे इस रास्ते से, इसीलिए इस रास्ते का नाम पड़ गया सिल्क रूट, क्योंकि इससे मेनली सिल्क टेक्सटाइल ट्रांसफर होते थे, ठीक है। अब ये सिल्क रूट कहाँ से जाता था? जमीन से जाता था या फिर सी के जरिए जाता था? तो दोनों के जरिए। सेवरल सिल्क रूट है जो लैंड से भी होके गुजरते थे और सी से भी होके गुजरते थे ये रास्ते, ठीक है। कौन से दो पार्ट को कनेक्ट करता था? तो नीटिंग टुगेदर वास्ट रीजन ऑफ एशिया, एशिया में इंडिया भी आ गया और चाइना भी आ गया, ठीक है। तो एशिया को अगर हम इधर बोलते हैं ना, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, तो ईस्ट में मेनली एशिया ही है, ठीक है। तो एशिया को लिंक कर रहा था ये विथ यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका से। तो इसको पहले मैप से समझ लेते तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये है वर्ल्ड मैप, ठीक है। अगर वर्ल्ड मैप को बीचों बीच यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एशिया है, तो एशिया मतलब ये सब तो एशिया में एशिया का ही है। तो यहाँ से कुछ रास्ते गुजरते थे, वो ज़मीन से भी होता है, कुछ सी से भी होता है, ठीक है। रास्ते गुजर रहे हैं और ये रास्ते से मतलब चाइना से जो सिल्क कपड़े हैं वो यूरोप की तरफ जाते थे और नॉर्थ अफ्रीका का नॉर्दर्न पार्ट, ये वाला पार्ट, यहाँ तक इस सिल्क रूट के जरिए ट्रेड होता था। यहाँ तक समझे? चलिए, तो ये लाइन आपको क्लियर हो गया होगा। निटिंग टुगेदर वास्ट रीजन्स ऑफ एशिया, एशिया को जोड़ता था यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका से, ठीक है। चलिए, अब ये सिल्क रूट कौन से टाइम पे एग्जिस्ट करता था? अभी के टाइम में तो सिल्क रूट नहीं चलता है, तो पहले कब से कब तक चला था? इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो दे आर नोन टू, दे यानी सिल्क रूट, ठीक है। ये रास्ते का इस्तेमाल कब होता था? एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन ईरा, बिफोर क्रिश्चियन ईरा, जो अभी हम बताएं CE कॉमन ईरा, जो कि 0 साल से स्टार्ट हुआ था। तो इससे पहले एग्जैक्ट पता नहीं, ठीक है, 0 साल से पहले, एंड थ्राइव्ड ऑलमोस्ट टिल 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी तक, यहाँ से लेके 15th सेंचुरी तक, ये लगभग इतना साल तक ये सिल्क रूट का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि सिल्क रूट कब से कब तक एग्जिस्ट किया था? तो बिफोर क्रिश्चियन ईरा, ये याद रखेंगे, टू 15th सेंचुरी, ठीक है। चलिए, अब इस रास्ते के जरिए एक चीज़ तो हमें पता चल गया, सिल्क टेक्सटाइल्स का ट्रेड किया जाता था। इसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ का ट्रेड किया जाता था? तो चाइनीज़ पॉटरी ये हो गए,
इसके साथ साथ टेक्सटाइल्स, कपड़े हो गए, बाकी कपड़े, और स्पाइसेस, मसाले हो गए, फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ से ये सब सामान जाते थे यूरोप में, ठीक है। और इन रिटर्न यूरोपियन वाले लोग पेमेंट करते थे इन टर्म्स ऑफ प्रीशियस मेटल, जैसे कि गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, ये सब के जरिए यूरोप वाले पेमेंट करते थे। तो ये सब गोल्ड और सिल्वर यूरोप से एशिया की तरफ जाते थे, समझे। तो इसी पूरे चीज़ को हम यहाँ पे एक डायग्राम के फॉर्म में बना दिए, एक समराइज कर दिए। सिल्क रूट मतलब ये ईस्टर्न वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड को कनेक्ट करता है, ये सिल्क रूट, ठीक है। ईस्ट मतलब चाइना, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये सब आ गए, और वेस्ट मतलब यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका आ गए, ठीक है। क्या क्या ट्रांसफ़र होता था, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता था चाइनीज़ पॉटरी, जो यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। फिर टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, चाइनीज़ सिल्क, ये सब यहाँ से यहाँ जाते थे। और इन रिटर्न यूरोप से यहाँ पे क्या आता था, तो प्रीशियस मेटल जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब चीज़ यहाँ से आता था। समझ गए इतना। चलिए एग्ज़ाम, अच्छा पहले को और आगे पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन देख लेंगे। तो सिल्क रूट से दो चीज़ होता था, एक तो ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था, इसके साथ साथ कल्चर भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होता था। कल्चर कैसे फैला इस रास्ते के जरिए वो देखिए। कई सारे क्रिश्चियन मिशनरीज थे जो इसी रास्ते के जरिए एशिया में पहुँचे। यूरोप से एशिया की तरफ ये क्रिश्चियन मिशनरीज इसी सिल्क रूट के जरिए पहुँचे थे, तो कल्चर का ट्रांसफ़र हुआ सिल्क रूट से। इसके साथ साथ तो मुस्लिम प्रीचर्स थे, ये लोग भी सिल्क रूट का इस्तेमाल करके वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में ट्रैवल किए। फिर जो बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले जो प्रीचर्स थे, वो लोग इंडिया से निकल के वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में गए इसी सिल्क रूट के जरिए। तो हम देख रहे हैं कि कल्चर का भी काफ़ी ट्रांसफ़र हुआ इसी सिल्क रूट के जरिए। एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में आपको ये लाइन दे देंगे यहाँ से यहाँ तक कि सिल्क रूट इज गुड एग्जाम्पल यहाँ से वर्ल्ड तक, ठीक है। और बोलेंगे इसको एक्सप्लेन कीजिए बाई गिविंग एग्जाम्पल। तो आपको ये पूरा बात लिखना है, एग्जैक्ट यही वर्ड लिखने का जरूरत नहीं है, जो अंडरलाइन किए हैं वो बात याद होना चाहिए कि ट्रेड में क्या क्या चीज़ का ट्रेड, तो ये चाइनीज़ पॉटरी, टेक्सटाइल, स्पाइसेस और गोल्ड सिल्वर, ये सब चीज़ का मेंशन होना चाहिए। और कल्चर में ये तीनों रिलीजन का नाम मेंशन होना चाहिए। इतना अगर आंसर में है आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ छोटे छोटे क्वेश्चंस ये सब कि सिल्क रूट कहाँ से कहाँ तक लिंक करता है वो हमने देखा, कब से कब तक एग्जिस्ट किया था वो हमने देखा, बस। और ये असर्शन रीजन क्वेश्चन में आ सकता है कि सिल्क रूट क्या सिर्फ लैंड से होकर गुजरता था, नहीं, लैंड से भी, सी से भी होकर गुजरता था। समझे यहाँ तक। चलिए इतना ही है इस टॉपिक पे। आ जाइए अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है फूड ट्रैवल्स स्पैगेटी एंड पोटैटो। खाना भी ट्रैवल करता था, ठीक है। लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो अपने साथ खाना खाने का जो शौक है, मतलब जो स्टाइल है, वो भी फैलाते थे। देखिए लिखा है कि फूड से भी पता चलता है कि पहले के ज़माने में काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज है। फूड है कल्चर का पार्ट, ठीक है। कैसे, देखिए ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स ये जहाँ भी जाते थे वहाँ पे नया क्रॉप इंट्रोड्यूस कर देते थे। फॉर एग्जांपल इंडिया से कोई कहीं गया यूरोप में, तो इंडिया में जो एक स्पेशल फसल है, स्पेशल सब्जी है, वो जाके यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए। यूरोप वाले को पहले पता नहीं था, वो यहाँ पे ग्रो होने लगा। वैसे यूरोप से कोई इंडिया में आया तो कोई नया फसल लेकर आया, यहाँ पे ग्रो करने लग गए, ठीक है। ऐसा इवन रेडी फूड स्टफ जो जल्दी से बन जाते हैं, जैसे कि स्पैगेटी हो गया, नूडल्स हो गया, ये सब का भी कहीं ना कहीं कॉमन ओरिजिन है। इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए स्पैगेटी एक टाइप का, मतलब आप इस पिक्चर पे देख सकते हैं, ये नूडल जैसे ही दिखता है। लिखा हुआ है इट इज़ बिलीव्ड दैट नूडल्स ट्रैवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पैगेटी। बोला है कि जो चाइना में पहले जो नूडल्स हुआ करते थे, यही नूडल्स जब कोई वेस्ट में, मतलब यूरोप में लेके गया, तो वहीं पे ये नूडल्स स्पैगेटी कहलाने लगा और इसको थोड़ा अलग पास्ता वाला रूप मिल गया, ठीक है। ये एक ऐसा बिलीव किया जाता है, 100% श्योर नहीं है, ठीक है। एक थ्योरी ये भी जाता है कि परहैप्स अरब जो ट्रेडर्स थे उन लोगों ने पास्ता यानी स्पैगेटी, ठीक है, सेम मान के चलिए अभी, इन लोगों ने पास्ता को इंट्रोड्यूस किया था सिसिली में। सिसिली मतलब एक इटली का पार्ट था ये। तो एक थ्योरी तो ये जाता है कि देखिए पहले क्या था कि कोई ट्रेडर्स जो थे उन लोगों ने नूडल्स चाइना से निकाल के कहाँ ले गए, वेस्ट मतलब यूरोप में ले गए, और वहाँ पे ये स्पैगेटी कहलाने लग गया। और एक थ्योरी ये जाता है कि जो अरब ट्रेडर्स थे वो लोगों ने पास्ता को इटली में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और इसी टाइप का फूड, स्पैगेटी नूडल जैसा फूड उस समय में इंडिया और जापान में भी पाया जाता था। तो एग्जैक्ट जो ट्रूथ है वो कभी पता नहीं चल सकता है कि ये फूड कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ, लेकिन एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि सेम फूड हर कंट्री में मिल रहा है। मतलब उस समय भी लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट था इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। उस समय भी लोग मतलब आपस में काफ़ी कनेक्टेड थे, ट्रैवल कर रहे थे, ये चीज़ पता चला। एग्ज़ाम में क्वेश्चन सीधा ये आता है, एग्ज़ाम में आपको ये लाइन दे देंगे
कि इवन रेडी फूड स्टफ इन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड माइट शेयर कॉमन ओरिजिन, और बोलेंगे एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो आपको यही तो एग्जाम्पल देना है स्पैगेटी और नूडल का, एक लाइन ये, दूसरा लाइन ये, तीसरा लाइन ये, 3 पॉइंट में आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए, और फिर एक लाइन, एक क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है, तो ये ब्रॉड क्वेश्चन है, अभी तो हमने इतना ही समझा, अगला पैराग्राफ समझते हैं फिर इस पे आएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि आज के टाइम पे जो हमारा आम जो खाना है, जैसे कि आलू हो गया, सोया, मूंगफली, मेज, टोमेटो, चिली, स्वीट पोटैटो, ऐसे कई सारे तो हमारे काफ़ी कॉमन फूड है, ये हम लोग का रोज़ डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है। तो आज से लगभग 500 साल पहले ये हमारे एंसेस्टर्स को मालूम ही नहीं था कि ऐसा भी कोई सब्जी फूड आइटम होता है। ये सब पता कब चला? दिस फूड वर only introduced in Europe and Asia after Christopher Columbus accidentally discovered America। देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस जब यूरोप से निकल के इंडिया को ढूंढने निकले तो वो गलती से अमेरिका को डिस्कवर कर दिए, ठीक है। तो अमेरिका में ये सब फूड काफ़ी पाया जाता था। तब क्रिस्टोफर कोलंबस को ये सब फूड के बारे में पता चला, तब ये धीरे धीरे ये फूड अमेरिका से निकल के यूरोप में और एशिया में, एशिया मतलब इंडिया, चाइना, ये सब में ये फूड फैला। तो ये सुन के आपको काफ़ी सरप्राइज हो रहे होंगे आप कि इतना कॉमन फूड आज के टाइम पे है, लेकिन ये लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों को मालूम ही नहीं था। ये सब तो तब हुआ जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका को डिस्कवर किए तब, ठीक है। तो इससे भी पता चलता है कि लोग पहले ट्रैवल किया करते थे। यहाँ पे जो अमेरिका लिखा हुआ है, अमेरिका मतलब है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरेबियन, ये तीनों को अमेरिका यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। इनफैक्ट मैनी ऑफ आवर कॉमन फूड्स आर अमेरिकन और मतलब ओरिजिन, ठीक है, केम फ्रॉम अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट। चलिए, अगला पॉइंट है ये, समटाइम्स न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। कभी कभी जो एक नया क्रॉप आ जाता है किसी देश में, नया क्रॉप अगर इंट्रोड्यूस हुआ तो वो क्रॉप जिंदगी मौत का सवाल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यूरोप के जो गरीब लोग थे, ठीक है, जब यूरोप में आलू इंट्रोड्यूस किया गया, यूरोप में पहले आलू नहीं मिलता था, जब आलू इंट्रोड्यूस किया गया तो यूरोप के गरीब लोग भी आलू खा के अच्छा जीवन, बेटर और लॉन्गर, उसका अच्छा जीवन काटने लगे, ठीक है, शरीर अच्छा होने लगा। एक बार क्या हुआ, आयरलैंड यूरोप का ही एक कंट्री है, या आयरलैंड के जो सबसे गरीब पीजेंट लोग थे, गरीब फार्मर्स लोग, ये आलू पे इतना डिपेंडेंट हो गए थे कि एक बार क्या हुआ, एक बीमारी फैला जिसमें पूरा आलू का जो फसल है वो बर्बाद हो गया। तो जो आयरलैंड के गरीब लोग थे, ये लोग स्टारवेशन, भूख के कारण मर गए, क्योंकि इनको आलू नहीं मिल पाया, क्योंकि आलू का फसल बर्बाद हो चुका था। तो यहाँ पर बोला गया कि एक नया क्रॉप जिंदगी और मौत का रास्ता तय कर सकता है। एग्जाम में ये लाइन देते हैं और बोलेंगे इस लाइन को एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो इतना ही था ये टॉपिक में। एग्जाम में ये लाइन देके क्वेश्चन पूछेंगे कि फूड ऑफर्स मेनी एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। फूड से कैसे पता चलता है कि पहले के टाइम पे कल्चर एक्सचेंज हुआ करता था, वो भी लंबे दूरी में। तो आपको पहले स्पैगेटी नूडल का बात लिखना पड़ेगा, फिर ये कि कॉमन फूड पहले हमें पता नहीं था, क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब अमेरिका को डिस्कवर किया तब हमें ये सब के बारे में पता चला। ये 2 पॉइंट में समझा देना है, और ये तो अलग ही क्वेश्चन बनेगा, ये वाला, ये लाइन देंगे और आपको इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। हेडिंग से तो कुछ पता नहीं चल रहा है, अंदर पढ़ते तब पता चलेगा। देखिए, और यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर में दिखाया हुआ है हंग्री चिल्ड्रन डिगिंग फॉर पोटैटो इन अ फील्ड दैट हैज़ ऑलरेडी बीन हार्वेस्टेड। फसल का कटाई हो चुका है, लेकिन तब भी ये जो भूख से बच्चे लोग हैं, ये लोग आलू ढूंढ रहे हैं कि कुछ आलू मिल जाए और खाने को मिल जाए। लोग को बहुत गरीब है, तो इतना इंपॉर्टेंस था आलू का, ठीक है, क्योंकि पहले आलू यहाँ पे पाया नहीं जाता था। आलू जब इंट्रोड्यूस हुआ तो आलू का इतना इंपॉर्टेंस हो गया। आगे मूव करते, यहाँ पे आप समझिए 16th सेंचुरी का बात। प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो था पहले के टाइम पे, ये वर्ल्ड एक काफ़ी बड़ा था सोचने से कि कहाँ अमेरिका, कहाँ ऑस्ट्रेलिया, कहाँ इंडिया, कहाँ चाइना, कौन कहाँ है पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन 16th सेंचुरी में कुछ ऐसा चेंजेस हुआ कि एक प्री मॉडर्न वर्ल्ड छोटा सा शहर बन के रह गया। अब वर्ल्ड काफ़ी छोटा लग रहा था। क्या क्या चीज़ हुआ 16th सेंचुरी में जो ऐसा फील होने लगा? देखिए, 2 चीज़ हुआ। पहला, एक तो यूरोपियन सेलर्स जो थे वो उन्होंने सी रूट डिस्कवर कर लिया था एशिया तक पहुंचने का, एंड ऑल्सो सक्सेसफुली क्रॉस द वेस्टर्न ओशन टू अमेरिका। अब ये लाइन को समझने के लिए थोड़ा मैप का सहायता लेते हैं। तो ये देखिए, ये आप देख पा रहे हो वर्ल्ड मैप। तो यूरोप से कई सारे जो सेलर्स लोग थे वो लोग नाव लेके, शिप लेके निकल पड़े वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। पहले यूरोप से एशिया जाने तक का रास्ता क्या था? विया लैंड से ही पहुंच पाते थे। जब यूरोपियन सेलर्स 16th सेंचुरी में
शिप से एक्सप्लोर करने निकले तो इन्होंने एक वाटर का रास्ता पता कर लिया कि कैसे एशिया तक पहुंचा जाए। ठीक है, एक डेवलपमेंट तो ये हुआ। दूसरा डेवलपमेंट ये हुआ कि इन्होंने वेस्टर्न ओशन, ये वाला ओशन को भी क्रॉस कर लिया, शिप से ही क्रॉस करके और अमेरिका तक पहुंच गए। ये सारा डेवलपमेंट हुआ 16th सेंचुरी में ही। तो ये 2 डेवलपमेंट हुआ। जब ये 2 चीज़ हो गया ना तो ये पूरा वर्ल्ड श्रैंक हो गया, इतना बड़ा अपफील नहीं होता था। समझ गए? चलिए, तो वही 2 बात यहाँ पे लिखा हुआ है। 16th सेंचुरी में यूरोपियन सेलर्स ने सी रूट डिस्कवर कर लिया था एशिया तक और ऑल्सो सक्सेसफुली क्रॉस द वेस्टर्न ओशन टू अमेरिका। वेस्टर्न ओशन क्रॉस करके अमेरिका तक पहुंच गए थे। अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरिबियन। ठीक है, चलिए, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, पहले इसका इम्पैक्ट देखते हैं। जब ये लोग सी से एशिया पहुंचने लगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो देखिए, कई 100 सालों से इंडियन ओशन जो था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता था, सामान का, लोग ट्रैवल करते थे, नॉलेज, कस्टम, ये सब चीज़ का एक्सचेंज होता था इंडियन ओशन में। ठीक है, और इंडियन ओशन का मेन जो लीडर था वो था इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उस समय इंडिया, पाकिस्तान ऐसा अलग अलग कंट्री तो एग्जिस्ट नहीं करता था, पूरा ये जगह को इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला करते थे। ठीक है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट काफ़ी मेन रोल परफॉर्म करता था इंडियन ओशन में जो भी ट्रेड हो रहा है उसके लिए। जब यूरोपियंस लोग यहाँ पे एंटर कर गए इंडियन ओशन के थ्रू, इंडिया में जब ओशन किए, तब इन लोगों ने क्या किया, ये ट्रेड को और भी एक्सपैंड कर दिया। मतलब यहाँ से कुछ व्यापार खींच के यूरोप की तरफ ले गए, रीडायरेक्ट कर दिए सम ऑफ द फ्लो टुवर्ड्स यूरोप। कुछ व्यापार जो था यूरोप की तरफ ले गए। ठीक है, ये पहला इम्पैक्ट पड़ा। और दूसरा जो है, दूसरा डिस्कवरी क्या हुआ था, अमेरिका का डिस्कवरी। इसके बाद क्या हुआ देखिए, अमेरिका का डिस्कवरी से पहले अमेरिका कई 100 सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर से कटा हुआ था पूरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। किसी को मालूम ही नहीं था कि ऐसा भी जगह एग्जिस्ट करता है, अमेरिका जैसा जगह। ठीक है, लेकिन 16th सेंचुरी में जब अमेरिका का डिस्कवरी हो गया तब क्या हुआ, लोगों को पता चला कि इतना वास्ट लैंड है, यहाँ पे काफ़ी एबंडेंट क्रॉप और मिनरल्स पाए जाते हैं, सोना, चांदी, ये सब मिलता है यहाँ पे। तो जब ये पता चला तो लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया और व्यापार भी करने का तरीका ट्रांसफॉर्म हो गया। कैसे देखिए, प्रीशियस मेटल्स जैसे कि चांदी हो गया, फ्रॉम माइंस लोकेटेड इन प्रेजेंट टाइम पेरू एंड मैक्सिको, जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है, यहाँ पे चांदी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता था। तो यूरोपियन लोगों ने ये सब चीज़ माइन करना स्टार्ट कर दिया, खुद के निकालते ले गए और इससे यूरोप का धन काफ़ी बढ़ गया। और यूरोप लोग जो भी व्यापार करते थे एशिया से, यानी चाइना और इंडिया से, इनका व्यापार करने के लिए फाइनेंस यहीं से मिलता था, पैसा यहीं से मिलता था। तो ये इम्पैक्ट पड़ा इसका। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि 16th सेंचुरी में ऐसा क्या डेवलपमेंट हुआ कि वर्ल्ड श्रैंक हो गया। तो पहला डेवलपमेंट ये सी रूट पता चल गया एशिया का, और दूसरा डेवलपमेंट ये अमेरिका का डिस्कवरी। सी रूट से ये पता चला कि ये लोग ट्रेड खींच के अपने तरफ ले गए यूरोपियन वाले लोग, और अमेरिका का डिस्कवरी से इनको काफ़ी धन मिला। ठीक है, चलिए अब अगला उससे पहले यहाँ पे एक और लाइन है, लीजेंड्स, कई सारे ऐसे स्टोरी फैलने लग गए कि साउथ अमेरिका में बहुत ज़्यादा वेल्थ है, फेबल्ड वेल्थ है। एक स्टोरी फैला था कि एल डार्डो एक सिटी है जिसमें ये अफवाह फैल गया कि यहाँ पे सिर्फ सोना ही सोना है, हर चीज़ सोना का है यहाँ पे। तो कई सारे एक्सपीडिशंस, कई सारे लोग यहाँ पे जर्नी किए साउथ अमेरिका में ढूंढने के लिए कि एल डार्डो नाम का जगह का है कहाँ, लेकिन कभी मिला नहीं। ठीक है, बस कहानी बन कर रह गया था ये। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि पोर्चुगीज़ वाले लोग और स्पेनिश लोग, ठीक है, दोनों यूरोपियन है। ठीक है, ये यूरोपियन लोग कैसे अमेरिका को कॉन्क्वेस्ट, अमेरिका के ऊपर कैसे जीत हासिल किए और कॉलोनाइजेशन कैसे इसको गुलाम बनाए, वो चीज़ हम समझेंगे। ये सब चीज़ हो रहा था मिड 16th सेंचुरी में। ठीक है, और काफ़ी डिसिसिवली, चुपके से चल रहा था ये। कैसे इन यूरोपियन पावर्स ने, कैसे इन लोगों ने, पोर्चुगीज़ लोगों ने और स्पेनिश लोगों ने कैसे अमेरिका को गुलाम बनाया, वो चीज़ समझते हैं। गुलाम इसलिए नहीं बनाया कि इनके पास सुपीरियर फायर पावर था, ऐसा नहीं। इनके पास ऐसा कोई हथियार नहीं था कि जिससे ये लोग अमेरिका को हरा दे, इस वजह से नहीं हरा पाए। हराने का तरीका क्या था, बीमारी फैला के हराए थे ये लोग। कौन सा बीमारी फैला दिए देखिए, इट वॉज द जर्म्स, जैसे कि स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स आपको मालूम ही होगा, काफ़ी खतरनाक, हम लोग इसको माता बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये बीमारी फैला तो क्या हुआ देखिए, हमें पता है कि अमेरिका जो था काफ़ी, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर से ये बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कटा हुआ था। ठीक है, यहाँ के लोग अलग थे। तो इतना लंबा समय से आइसोलेट रहने का वजह से ये अमेरिकन लोगों के पास कोई इम्यूनिटी नहीं था अगेंस्ट दिस डिजीज डेट कम फ्रॉम यूरोप। ठीक है, इनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं है। होता क्या है कि अगर एक बार आपको स्मॉल पॉक्स हो गया तो दोबारा जनरली नहीं होगा। ठीक है, तो इम्यूनिटी, क्योंकि शरीर इम्यून हो जाता है। तो
अमेरिकन्स लोग चूँकि काफ़ी कटे हुए थे काफ़ी सालों से, तो इनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं था, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स जब अमेरिका में फैला, इट स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टिनेंट, काफ़ी तेज़ी से पूरा साउथ अमेरिका में फैल गया। और इससे पहले कि यूरोपियंस लोग ये लोग आते और यहाँ पे हमला करते, हथियार चलाते, उससे पहले ये बीमारी ही काम कर चुका था, स्मॉल पॉक्स। इट किल्ड एंड डेसिमेटेड होल कम्युनिटीज पेविंग द वे फॉर कन्क्वेस्ट। ये बीमारी इतना खतरनाक तरीके से फैला कि पूरा का पूरा कम्युनिटी ही वाइप आउट हो गया, ख़त्म हो गया एकदम। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन लोगों ने अमेरिका को हरा दिया सुपीरियर फायर पावर से नहीं, बल्कि बीमारी से, डिजीज से हराया, ठीक है। समझे ना लॉजिक, क्योंकि अमेरिका काफ़ी दिनों से कटा हुआ था, इनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं था इस बीमारी के लिए। तो जब ये बीमारी आया, नया नया इंट्रोड्यूस हुआ, जब कोई यूरोपियन अपने शरीर में ये बीमारी लेके आया, तो यहाँ के लोग को जब ये बीमारी फैला, अमेरिकन्स लोग को जब ये बीमारी हुआ, तो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए और सभी का पूरा एक बार में सारा कम्युनिटी मर गया, ठीक है। एक से पहले एक इंसान को हुआ, उसको मालूम नहीं वो क्या करे, फिर से दूसरे को हुआ, फैलते फैलते पूरा बीमारी पूरा समाज को इरोड कर दिया, ठीक है। चलिए, तो इसके ऊपर यही क्वेश्चन आता है, ये लाइन दे देंगे और बोलेंगे इसको एक्सप्लेन करिए। आगे लिखा हुआ है कि अगर हथियार होता तो एक बार के लिए हथियार को खरीदा जा सकता था, कैप्चर किया जा सकता था और इन लोगों पे, यूरोपियंस लोगों पे दोबारा हमला किया जा सकता था। लेकिन ऐसे बीमारी का कोई क्या ही करे जिसके लिए कोई इम्यूनिटी नहीं है, बीमारी का कोई उपाय ही नहीं था, इसलिए ये लोग हार गए, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे बताया हुआ है 19th सेंचुरी के बारे में। 19th सेंचुरी मतलब इसी में तो मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न वर्ल्ड यहीं से तो लगभग स्टार्ट हुआ है। तो इससे पहले क्या हालत था यूरोप का? तो यूरोप का काफ़ी बुरा हालत था। देखिए, वहाँ पे काफ़ी गरीबी था, यूरोप काफ़ी गरीब देश हुआ, कॉन्टिनेंट हुआ करता था। भूख मतलब हंगर, काफ़ी लोगों को खाना ठीक से नहीं मिलता था, ये काफ़ी कॉमन चीज़ देखने को मिलता था यूरोप में। शहरों का अगर बात करें यूरोप के, तो वहाँ पे काफ़ी क्राउडेड, काफ़ी भीड़ भाड़ था, लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए तरसते थे, डेडली डिजीज़ कहीं भी फैलते रहता था। इसके साथ साथ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट ये देखने को मिलता था। मतलब यूरोप बर्बाद था 19th सेंचुरी के पहले तक, अनटिल, ठीक है। एंड रिलीजियस डिसेंटर, ऐसा लोग जो रिलीजन के खिलाफ आवाज़ भी उठाए उनको प्रोसिक्यूट कर दिया जाता था, मतलब सजा दिया जाता था, ठीक है। यही सब रीजन का वजह से कई सारे यूरोपियंस लोग यूरोप छोड़ के कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्यों 19th सेंचुरी के पहले काफ़ी यूरोपियन अमेरिका चले गए, तो ये कुछ रीजन देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अमेरिका जब गए तो अमेरिका में पहले से क्या चल रहा था? प्लांटेशन चल रहा था। प्लांटेशन में काम कौन करते थे? तो अफ्रीका से कुछ लोग, कुछ स्लेव्स को कैप्चर करके लाया जाता था और बोला जाता था कि प्लांटेशन में काम करो। तो ये प्लांटेशन में कॉटन, शुगर, ये सब ग्रो किया जाता था और इसको यूरोपियन मार्केट में वापस लाके बेचा जाता था, ठीक है। चलिए, तो लगभग 18th सेंचुरी तक क्या था? इंडिया और चाइना का बोलबाला था। ये वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्री हुआ करते थे और ट्रेड में भी काफ़ी प्री एमिनेंट रोल, मतलब मेन रोल परफॉर्म करते थे। लेकिन चेंज कब से हुआ? 15th सेंचुरी से क्या किया कि चाइना धीरे धीरे अपना सारा ओवरसी कॉन्टैक्ट, जो दूसरे देश के साथ ऐसा कॉन्टैक्ट था, उसको कम करने लग गया और रिट्रीटेड इनटू आइसोलेशन, और कटते चला गया पूरा वर्ल्ड से। वो अपना पूरा अंदर ही का, मतलब कंट्री के अंदर ही फोकस करने लग गया, ठीक है। तो चाइना का रोल काफ़ी कम गया और अमेरिका का रोल आप देख रहे थे काफ़ी बढ़ रहा है, क्योंकि यूरोपियन लोग अमेरिका में जाके काफ़ी काम कर रहे थे, पैसा कमा के ले रहे थे। तो चाइना का दबना, चाइना दब गया मतलब पूरा जो एशिया है वो भी दब गया, ठीक है। और अमेरिका का उभरना, ये नया ग्लोबल पावर शिफ्ट देखने को मिल रहा था। ग्रेजुअली मूव द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड टुवर्ड्स वेस्टवर्ड्स। ये अगर पूरा वर्ल्ड है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। पहले चाइना, इंडिया, ये लोग ज़्यादा अमीर हुआ करते थे, लेकिन ये सब चेंजेस होने का वजह से, चाइना का आइसोलेशन में जाने का वजह से, अब जो वर्ल्ड ट्रेड है वो वेस्ट की तरफ ज़्यादा फैल गया, ठीक है। यूरोप अमेरिका का बोलबाला होने लगा। यूरोप नाउ इमर्ज्ड एज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। यूरोप अब मेन रोल परफॉर्म करने लग गया, समझे। ये कुछ चेंज होने को मिला। चलिए, तो इतना ही तक आपको स्टडी करना है। इसके बाद का टॉपिक तो नहीं आने वाला एग्जाम में। बस उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब आपको मिलेगा 3 चीज़, आपको मालूम ही होगा। सबसे पहले इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ये दे दिए हैं, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। आपको मिलेगा कैसे? आप सिंपली गूगल में सर्च कर दीजिए चैप्टर नेम, जैसे कि मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड क्लास 10 क्वेश्चन आंसर बाई CBSE गाइडेंस। लास्ट में आप ये ऐड कर दीजिए बाई CBSE गाइडेंस, तो आपको पहले नंबर पर मिल जाएगा। ये पहला चीज़। दूसरा चीज़ मिलेगा नोट्स। आपको इस चैप्टर का नोट्स भी दे दी है वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं।
और तीसरा चीज़, ये जो PDF है, जो भी हम यहाँ पे अंडरलाइन कर रखे हैं, जो भी लिख रखे हैं, इसको भी डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पे दे दिए, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो 3 काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल पे और भी सब्जेक्ट के वीडियो है, आप उनको देखिए, आपको उनसे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।